हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू मैथ्स। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो हमने एक सेशन स्टार्ट किया था आपके लिए जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। एक कंपोनेंट हमने स्टार्ट किया था स्टैटिस्टिक्स। तो उसमें से हमने कुछ ऑलरेडी टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसमें प्राइमरी सेकेंडरी डेटा इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्वेश्चनियर को भी पढ़ा। ठीक है, अब आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सैम्पलिंग। अब देखो बेटा, सैम्पलिंग आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन सैम्पलिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये भी क्या है, ये भी एक मेथड होता है फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो आपके सिलेबस में दिया गया है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो सैम्पलिंग भी एक मेथड है। ठीक है, सैम्पलिंग की वजह से भी आप डेटा को कलेक्ट करते हो। ठीक है, तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे, सैम्पलिंग को ही। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से देखना, इसमें कुछ टर्म्स है जो आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखो ध्यान से, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले सैम्पलिंग में आपको पता होना चाहिए, हम एक टर्म को जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन। अब देखो, पॉपुलेशन को अगर मुझे डिस्कस करना है कि पॉपुलेशन होता क्या है। ठीक है, तो पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि जो भी आपका स्टडी ऑफ एरिया होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक क्लासरूम है, अगर ये एक क्लासरूम है, ठीक है, अगर ये एक क्लासरूम है और इसमें स्टूडेंट्स है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स है और मैंने क्लास 11th या 12th, ठीक है, क्लास 11th, क्लास 12th, क्लास जो भी दिया गया है, फॉर एग्जांपल ये क्लास 11th है। ठीक है, क्लास 11th है, क्लास 11th है फॉर एग्जांपल। अब अगर मुझसे पूछा गया है कि आप देखो क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स है उनके कितने मार्क्स है, फॉर एग्जांपल, तो इसका ये मतलब है कि मेरे लिए फिर पॉपुलेशन क्या है, क्लास 11th है। ठीक है, देखो पूरा कॉलेज है, पूरे कॉलेज में बहुत सारे पूरे कॉलेज में बहुत सारे क्लासेस होते हैं, जैसे क्लास 11th है, 12th है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है। तो वो मेरे लिए पॉपुलेशन नहीं है। पॉपुलेशन आप उसी को कंसिडर करोगे जिसके लिए आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है या फिर जहाँ पे आपको स्टडी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉपुलेशन को अगर हम डिफाइन करेंगे ना, तो पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है, पॉपुलेशन का मतलब होता है एग्रीगेट ऑफ ऑल यूनिट्स। अब जितने भी, अब देखो जितने भी इसमें है ना, चाहे ये पर्सन है, ये पर्सन है, ये पर्सन है, ठीक है, इन सब को बोला, इस पूरे क्लास को बोला जाएगा पॉपुलेशन। इस पूरे क्लास को क्या बोला जाएगा, पॉपुलेशन। या फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा एग्रीगेट ऑफ ऑल यूनिट्स। जितने भी इसमें यूनिट्स है ना, वो सारे के सारे क्या है, मेरे लिए पॉपुलेशन है। ठीक है, या फिर जो भी स्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंडर आता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोला जाएगा उसको। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल टोटल आइटम्स टोटल आइटम्स अंडर अंडर स्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अंडर स्टडी ऑफ अंडर स्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अंडर स्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये भी क्या है, इसको हम अच्छा, इंपॉर्टेंट यही पॉइंट भी है और इससे आपको बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा कि जितने भी आइटम्स होते हैं अंडर स्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली थी क्लास 11th। ठीक है, तो मुझे क्लास 11th की फॉर एग्जांपल चेक करना है इनकी एजुकेशन लेवल कितनी है या इनके मार्क्स कितने हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मुझसे पूछा गया है कि आप देख लो मार्क्स ऑफ क्लास 11th। तो मेरे लिए जो पॉपुलेशन है ना, मेरे लिए पॉपुलेशन क्या है, अब ये क्लास 11th है, पूरा कॉलेज मेरे लिए पॉपुलेशन नहीं है। तो जिस जिस एरिया जितना भी एरिया आपको इन्वेस्टिगेट करना होता है, उसी को आप बोलते हो क्या, पॉपुलेशन। ठीक है, या फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल, ये जो यहाँ पे क्लास 11th है, ठीक है, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स है, ऑल स्टूडेंट्स इन कॉलेज, इन या फिर ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास 11th लिखूंगा मैं, इन क्लास 11th विल मेक अ पॉपुलेशन, विल मेक अ पॉपुलेशन, विल मेक अ पॉपुलेशन। ठीक है, विल मेक अप पॉपुलेशन। ठीक है, होप कि आपको पॉपुलेशन बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब इस पॉपुलेशन में आपके पास लिविंग भी हो सकता है, आपके पास नॉन लिविंग एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं,
इसमें और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिविंग थिंग्स पे ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स पे भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अब देखो, जो पॉपुलेशन है ना, ये हमारे पास दो टाइप्स के पॉपुलेशंस होती है। एक पॉपुलेशन को आप बोलते हो फाइनाइट पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन, कौन सी पॉपुलेशन होती है? फाइनाइट पॉपुलेशन, फाइनाइट पॉपुलेशन। और एक पॉपुलेशन होती है जिसको आप बोलते हो क्या? इनफाइनाइट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट पॉपुलेशन, ठीक है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जो आप काउंट कर सकते हो, जो काउंटेबल होगा, या फिर मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ पे, जो काउंटेबल पॉपुलेशन है, जो क्या है? काउंटेबल पॉपुलेशन है, ठीक है। काउंटेबल पॉपुलेशन जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूंगा, मुझे बोलो नंबर ऑफ बर्थ्स पर मंथ, एक महीने में कितने बर्थ्स होते हैं, तो आप बोलोगे सर ये तो काउंटेबल है, ये तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं, है ना, ये हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन्फानाइट पॉपुलेशन की बात करते हो ना, तो इन्फानाइट पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जो अनकाउंटेबल होती है, ये अनकाउंटेबल पॉपुलेशन होती है, अनकाउंटेबल पॉपुलेशन होती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन के दो टाइप्स है, एक है फाइनाइट, एक है इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब जो आप काउंट कर सकते हो, इनफाइनाइट जो आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि किसी टाइम पे ये पॉसिबल नहीं रहता है कि आप काउंट करो यूनिट्स को, ठीक है, जो भी स्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंडर आता है, ठीक है। तो होप कि पॉपुलेशन क्लियर हुआ होगा। लेकिन पॉपुलेशन में फिर से बोलूंगा कि इम्पॉर्टेंट, ये एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको जहन में रखना है कि टोटल आइटम्स अंडर स्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है, देखो इसकी टर्मिनोलॉजी ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है जिसको आप बोलते हो क्या? सैंपल, सैंपल। अब फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अभी ऊपर एक एग्जाम्पल दी थी कि ये क्लास 11th है, क्लास 11th है, ठीक है, और जिसमें फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स है, और मुझे क्या देखना था? मुझे देखना था मार्क्स, या फिर मुझे इस क्लास का रिप्रेजेंटेटिव चूज करना है, ठीक है। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ? मैं रैंडमली किसी को चूज कर रहा हूँ, या कोई भी मेथड अप्लाई करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि मैं किसको सीआर बनाऊँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया काम? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक तो इसको सिलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इस पर्सन को सिलेक्ट किया, और मैंने इस पर्सन को सिलेक्ट किया, ठीक है, दो पर्सन उसको मैंने सिलेक्ट किया। तो ये जो मैंने दो पर्सन उसको सिलेक्ट किया ना, तो इसको ही बोला जाएगा क्या? ये मेरे लिए सैंपल है। लेकिन सैंपल हमेशा और हमेशा कहाँ से उठेगा? ये पॉपुलेशन से उठेगा जो स्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। फिर से वही बात है ना, ये पूरा क्लास 11th है, ये क्लास 11th है। क्लास 11th में से मैंने एक या दो को चूज किया, ठीक है, एक या दो को चूज किया, जिसको आप क्या बोलते हो? पॉपुलेशन, जिसको आप क्या बोलते हो? पॉपुलेशन, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि फिर सैंपल जो है ना, असल में ये जो सैंपल है, सैंपल फिर एक छोटा सा पोर्शन है ना। तो सैंपल क्या है? सैंपल इज ए स्मॉल पोर्शन, है ना, ये क्या है? ये स्मॉल पोर्शन है जिसको आप कहाँ से सिलेक्ट करते हो? स्मॉल पोर्शन, ठीक है। स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है ना, इसको आप पॉपुलेशन में लेते हो, स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन, ठीक। किसके लिए? अच्छा, इसको आप टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन, टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन, आपने इसको पॉपुलेशन से सिलेक्ट किया, ठीक है। किस पर्पस के लिए? टू स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स, टू स्टडी टू टू स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन। अब आप जानते होंगे कि देखो सैंपल जो है ना, अगर आप यहाँ पे सैंपल देखोगे तो ये सैंपल में दो पर्सन्स आपने चूज किए, लेकिन क्या मैं बोल सकता हूँ फिर सैंपल क्या होता है? सैंपल होता है लेस देन पॉपुलेशन से, क्योंकि सैंपल के कहाँ से उठेगा? सैंपल हम पॉपुलेशन से ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो सैंपल होता है ना, ये जो सैंपल होता है, ये जो सैंपल होता है ना, ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारा सीआर होता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो वो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सैंपल जो होता है ये क्या? ये पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जो हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। अब जब मैंने सैंपल उठा लिया, देखो सबसे पहले मैंने देखा कि मुझे स्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है। स्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है? मार्क्स ऑफ क्लास 11th, या फिर मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूंगा सीआर, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। मुझे क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज करना था क्लास 11th से, तो ये मेरे लिए पूरी पॉपुलेशन है। अब मैंने दो को चूज किया, एक बॉय को एक गर्ल को, तो ये मेरे लिए सैंपल है। अब कुछ सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है, देखो थर्ड टर्मिनोलॉजी जो है ना, उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग आप
सैम्पलिंग का क्या मतलब है? अब देखो ध्यान से, सैम्पलिंग का मतलब होता है कि ये एक टेक्निक होता है, आपने इस सैंपल को किस तरीके से सिलेक्ट किया, आपने कौन सा मेथड अप्लाई किया इस सैंपल को सिलेक्ट करने में, आपने कौन सा मेथड मतलब सिलेक्ट किया इस सैंपल को चूज करने में। जैसे आपके पास बहुत सारे मेथड्स है, वो तो आप जानते हो है ना, प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है, नॉन प्रोबेबिलिटी हो सकती है, जजमेंटल कोटा, जो भी आपके पास सैम्पलिंग के टेक्निक्स होते हैं, और इनमें से आपने कौन सा मेथड यूज किया इस सैंपल को सिलेक्ट करने में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाएगा सैम्पलिंग। देखो हर एक टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा सैम्पलिंग फिर क्या है, सैम्पलिंग इज ए टेक्निक, है ना। सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग एक टेक्निक है, ठीक है। सैम्पलिंग एक टेक्निक है, ठीक है। अडॉप्टेड, अडॉप्टेड टू सिलेक्ट ए सैंपल, अडॉप्टेड टू सिलेक्ट ए सैंपल, ठीक है। अडॉप्टेड टू सिलेक्ट ए सैंपल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास और एक टर्मिनोलॉजी जिसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग यूनिट, सैम्पलिंग यूनिट, सैम्पलिंग यूनिट, सैम्पलिंग यूनिट। अब देखो सैम्पलिंग यूनिट का क्या मतलब होता है, मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा उसके बाद समझाऊंगा। बेसिक यूनिट टू बी सैम्पलड, टू बी सैम्पलड फ्रॉम पॉपुलेशन, फ्रॉम पॉपुलेशन which cannot be further, which cannot be further subdivided, which cannot be further subdivided for purpose of sampling, for purpose, for purpose of sampling। अब देखो इसका क्या मतलब है, for purpose of sampling का क्या मतलब है। अब देखो फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि एवरेज, एवरेज एज ऑफ, एवरेज एज ऑफ क्लास 11th है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो क्लास में कौन बैठेंगे, क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, इस क्लास में कौन बैठेंगे, स्टूडेंट्स। तो ये जो क्लास में स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं ना, या फिर ये जो क्लास, देखो मुझे किन की एवरेज देखनी है, एज स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट इसके लिए क्या बन जाएगा, यूनिट बन जाएगा, जिसको आप फिर फर्दर सब डिवाइड, देखो स्टूडेंट को आप बॉयज और गर्ल्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये आपका लास्ट यूनिट बन जाएगा इसके लिए। अगर इसने बोला होता फॉर एग्जाम्पल फाइंड द एवरेज एज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ क्लास 11 था, अलग अलग से सेपरेटली, तो बॉयज फिर एक यूनिट बनता, गर्ल्स फिर एक यूनिट बनता, ठीक है। तो स्टूडेंट जो यहाँ पे है, स्टूडेंट क्या है, सैम्पलिंग यूनिट है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इस क्लास 11 का क्या है, फिर स्टूडेंट क्या है, ये आपका सैम्पलिंग यूनिट है, इसको बोला जाएगा सैम्पलिंग यूनिट, सैम्पलिंग यूनिट, ठीक है। होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं और एक एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे बोला होगा कि फॉर एग्जाम्पल एवरेज, एवरेज इनकम, एवरेज इनकम ऑफ डेली वेजर्स या वेजर्स, डेली वेजर्स, ठीक है, या एवरेज इनकम ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो एवरेज इनकम ऑफ वर्कर्स हु आर वर्किंग इन एक्सवाइजर कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वर्कर क्या बनता है, वर्कर आपके लिए बनता है सैम्पलिंग यूनिट, ठीक है। तो सैम्पलिंग यूनिट को आप फिर फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे आ जाएंगे। नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है वो है सैम्पलिंग साइज, ठीक है, सैम्पलिंग साइज। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ वन, ठीक है, फिफ्थ वन सैम्पलिंग साइज, सैम्पलिंग साइज, सैम्पलिंग साइज। अब देखो सैम्पलिंग साइज का क्या मतलब होता है, ठीक है। सैम्पलिंग साइज का ये मतलब होता है कि आपने ऊपर कितने सैंपल सिलेक्ट किए थे, दो, है ना। यहाँ पे एक ये किया था सिलेक्ट और दूसरा ये, तो सैम्पलिंग साइज क्या बना, दो बना, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सैंपल, ठीक है। सैम्पलिंग साइज का क्या मतलब है कि आपने कितने यूनिट्स सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, सैम्पलिंग के लिए, तो उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग साइज, या फिर यहाँ पे लिखेंगे इसको भी, ठीक है। सैम्पलिंग साइज क्या है, इज द नंबर, is the number of units, number of units in sample, in sample, ठीक है। तो आपने कितने सैंपल्स उठा लिए हैं, ठीक है, तो वो आपका बन जाता है सैम्पलिंग साइज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म, टर्म क्या है इसमें, टर्म नंबर 6 है सैम्पलिंग फ्रेम, ठीक है, सैम्पलिंग फ्रेम लास्ट टर्म है, सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग फ्रेम। अब देखो सैम्पलिंग फ्रेम का क्या मतलब होता है, देखो या फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा ही सैम्पलिंग
फ्रेम का क्या मतलब है, ठीक है, उसके बाद समझाऊंगा। टू अडॉप्ट ए सैम्पलिंग प्रोसीजर, ए सैम्पलिंग प्रोसीजर it is necessary it is necessary to prepare a list, to prepare a list such that such that there exists one to one one to one correspondence between sampling units and numbers। अब इसका क्या मतलब है मैं समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल ए लिस्ट ऑफ विलेजेस इन ए डिस्ट्रिक्ट, या फिर इससे पहले मैं और एक चीज समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कोचिंग सेंटर है, XYZ कोचिंग सेंटर है, ठीक है, कोचिंग सेंटर है, ठीक। अब इस कोचिंग सेंटर में आपका 10th क्लास भी होता है, इसमें 11th क्लास भी है, इसमें आपका 12th क्लास भी है, ठीक है। मुझसे क्या पूछा गया था कि आप क्लास 11th का देख लो, इसका CR चूज करो, या फिर इनके मार्क्स देख लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे लिए जो सैम्पलिंग फ्रेम है, वो सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, वो क्लास 11th है, ये मेरे लिए सैम्पलिंग फ्रेम है। जिस एरे में आपको काम करना है, ठीक है, वही आपके लिए सैम्पलिंग फ्रेम होता है। क्लास 12th आपके लिए सैम्पलिंग फ्रेम नहीं है, क्लास 10th आपके लिए सैम्पलिंग फ्रेम नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैं और एक चीज यहाँ पे, अगर मुझसे पूछा होता है कि फॉर एग्जाम्पल 10th 11th 12th, फॉर एग्जाम्पल मुझसे पूछा गया था कि आप देखो XYZ कोचिंग सेंटर की एजुकेशन लेवल कितनी है, ठीक है, एजुकेशन लेवल क्या है इस कोचिंग सेंटर की। तो मैं 10th को भी स्टडी करता, 11th को भी स्टडी करता, ठीक है, मैं 12th को भी स्टडी करता, तो मेरे लिए अब सैम्पलिंग फ्रेम जो बन जाता, वो बन जाता ये पूरा 10th 11th 12th, ठीक है। तो जिस एरिया में आपको काम करना होता है ना, जो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है ना, वही आपके लिए क्या होता है, सैम्पलिंग फ्रेम होता है, ठीक है। अब ऊपर मैंने एक एग्जांपल दी थी, ए लिस्ट ऑफ विलेजेस इन ए डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो आपको उस विद इन डिस्ट्रिक्ट में काम करना पड़ेगा। तो ये विद इन डिस्ट्रिक्ट जो आप काम कर रहे हो ना, आपने देखा कि इसमें कितने विलेजेस है, तो विद इन डिस्ट्रिक्ट ये आपके लिए क्या बन जाएगा, सैम्पलिंग फ्रेम बन जाएगा। अगर ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग होता तो बारामूला आपके लिए सैम्पलिंग फ्रेम नहीं बन जाता, ठीक है। तो अनंतनाग ही आपके लिए सैम्पलिंग फ्रेम हो जाता, ठीक है। होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो टर्मिनोलॉजी, बस यही 6 टर्म्स थे, ठीक है। तो थोड़ा सा रिकैप करेंगे, रिवाइज करेंगे। पहला क्या था आपके पास, पहला है पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन को हमने समझा, पॉपुलेशन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा हमने पढ़ा सैंपल, ठीक है, सैंपल। तीसरी टर्म क्या थी, तीसरी टर्म थी सैम्पलिंग, ठीक है, सैम्पलिंग। फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म है सैम्पलिंग यूनिट, ठीक है। और फिफ्थ वन क्या है, सैम्पलिंग फ्रेम, ठीक है। और लास्ट क्या था, सैम्पलिंग साइज, ठीक है, सैंपल साइज, ठीक है। पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन टोटल आइटम्स अंडर स्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, वो सारे आइटम्स, सारे यूनिट्स, ठीक है, जो आपको इन्वेस्टिगेट करने हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें फाइनाइट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। सैंपल किसको बोला जाता है, सैंपल एक स्मॉल पोर्शन है जिसको आप कहाँ से चूज करते हो, पॉपुलेशन से, इसीलिए हम बोलते हैं सैंपल इज ऑलवेज लेस देन पॉपुलेशन, ठीक है। सैम्पलिंग फिर क्या है, आपने कौन सी टेक्निक यूज की इस सैंपल को चूज करने में, ठीक है। उसके बाद सैम्पलिंग यूनिट, अगर आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो तो स्टूडेंट सैम्पलिंग यूनिट है। अगर आप वर्कर्स की बात कर रहे हो तो वर्कर फिर सैम्पलिंग यूनिट बन जाएगा। अगर आप वेट की बात कर रहे हो तो आपके लिए केजी बन जाएगा सैम्पलिंग यूनिट। अगर आप हाइट की बात करते हो, ठीक है, तो उसके लिए सेंटीमीटर या फिर फीट या फिर मीटर, ठीक है। इसी तरीके से सैम्पलिंग फ्रेम, जिस विद इन एरिया जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका एरिया ऑफ स्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो सैम्पलिंग फ्रेम होता है। सैम्पलिंग साइज क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स, है ना। सैम्पलिंग साइज क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी आपने सैंपल में सिलेक्ट
किए हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। उसके बाद अब इस सैम्पलिंग के देखो, इस सैम्पलिंग के कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है, ठीक है। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स मेथड है ये, ठीक है। सैम्पलिंग एक मेथड है कलेक्टिंग डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए ये भी एक मेथड माना जाता है सैम्पलिंग, ठीक है। मेरिट्स क्या है इसके, वो भी लिख लेंगे जल्दी जल्दी। देखो मेरिट्स क्या है इसके, आप बोलोगे सर मेरिट है कि कॉस्ट, ये जो खर्चा जो है बहुत कम लगेगा इसमें, टाइम बच जाता है इसमें, है ना, टाइम भी बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें एक्यूरेसी भी मिल सकती है एज कम्पेयर टू सेंसस। अभी आप बस इतना समझो कि कॉस्ट कम है, टाइम भी कम है, ठीक है। उसके बाद डिमेरिट क्या है इसका, अब देखो डिमेरिट इसका, डिमेरिट्स अगर आप देखोगे ना, पहला जो इम्पोर्टेंट डिमेरिट है ना, एक्यूरेसी जो है ना, एक्यूरेसी डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा, इन्वेस्टिगेटर पे, इन्वेस्टिगेटर पे। अब देखो ध्यान से, मैंने बोला था कि क्लास 11th में मुझे सीआर को रिप्रेजेंट ये चूज करना है। अगर वो मेरा अपना दोस्त निकला या मेरा कजन, मेरा रिलेटिव या मेरा कोई अपना होगा, वो उसके लायक होगा ही नहीं सीआर के लायक, लेकिन फिर भी मैं उसको चूज करूंगा, तो इसका मतलब वो लेस एक्यूरेट होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको कभी कभी सैम्पलिंग एरर्स भी मिलते हैं, वो हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। सैम्पलिंग एरर्स भी मिल जाएंगे आपको इसमें, ठीक है। तो होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब सैम्पलिंग के कुछ मेथड्स हैं, जब आप सैम्पलिंग करोगे ना तो सैम्पलिंग के कुछ मेथड्स हैं, सैम्पलिंग के कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। पहला मेथड जो है उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, टेक्निक। और एक जो मेथड है उसको बोला जाता है, और एक जो मेथड है उसको बोला जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। दो मेथड से मेरे पास सैम्पलिंग में, एक है प्रोबेबिलिटी, एक है नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो आपको पढ़ना पड़ेगा सिंपल रैंडम, रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। और क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। किसी किसी बुक में आपको डिफरेंट क्लासिफिकेशन भी मिलेगी, ठीक है। तो मैं आपको दोनों क्लासिफिकेशन दिखाऊंगा यहाँ पे। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये सारे के सारे सैम्पलिंग मेथड्स किस में आ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में। और नॉन प्रोबेबिलिटी में जो पहला मेथड आ जाएगा उसको हम बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कन्वीनियंस, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आपको मिलेगा उसको बोला जाता है जजमेंट सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, ठीक है। तीसरा जो आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग। और फोर्थ जो आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स है सैम्पलिंग में जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। या फिर अब देखो ध्यान से, और एक चीज मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे, किसी किसी बुक में आपको थोड़ा सा डिफरेंट क्लासिफिकेशन मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल वो क्या काम करेगा, सबसे पहले लिखिएगा फॉर एग्जांपल रैंडम सैम्पलिंग, या फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा भी वो क्लासिफिकेशन सैम्पलिंग के, आपको इस तरीके से भी क्लासिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। पहली क्लासिफिकेशन जो होगी जिसको आप बोलते हो क्या, रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद यहाँ से क्या मिलेगा, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग में आपके और दो क्लासिफिकेशंस है, एक है सिंपल, सिंपल रैंडम, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। और क्या है, और एक है जिसको बोलते हैं क्या, रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। और उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड में आपको तीन पढ़ने पड़ते हैं, चलो इसको यहीं पे लिखेंगे आप। रिस्ट्रिक्टेड में आपको तीन पढ़ने पड़ते हैं, पहला जिसको आप बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा आप पढ़ते हो सिस्टमैटिक, अब देखो जो ऊपर लिखा है ना सेम यहाँ पे भी वही रिपीट हो जाएगा। तीसरा बस दो ही, हाँ, स्ट्रैटिफाइड और सिस्टमैटिक, ठीक है। हाँ, और एक क्लस्टर, क्लस्टर सैम्पलिंग।
और एक आपको पढ़ना पड़ता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ठीक है। नॉन रैंडम में आपको फिर से वही बात है ना जो आपने ऊपर लिखा, ठीक है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग पहला, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग दूसरा, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग तीसरा, कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। बस ये तीन है। अगर आप ऊपर और नीचे की क्लासिफिकेशन देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम सेम है ना, सेम सेम है। देख लो आप यहाँ पे जो आपको 4 या 3 मिल रहे हैं ना, सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी वही मिल रहा है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है ना, इसको आप ये भी बोल सकते हो फिर, ये आपके लिए फिर क्या है, ये आपके लिए नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको यही मिलेगा, देख लो आप, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड, ये सिंपल भी है, यहाँ पे देख लो ये सिंपल भी है, तो सेम आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि हम इसको बोल सकते हैं, ये जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है ना, इसको बोला जाता है क्या, रैंडम सैम्पलिंग भी। क्या बोला जाएगा, रैंडम सैम्पलिंग भी। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा क्लासिफिकेशन किस तरीके से है इस सैम्पलिंग की, ठीक है। पहले क्या है, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को आप बोलोगे रैंडम, नॉन प्रोबेबिलिटी को बोलोगे नॉन रैंडम, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में आपको सिंपल है, सिस्टमैटिक है, स्ट्रैटिफाइड है, क्लस्टर है, मल्टी स्टेज है, ठीक है। इसमें आप और भी ऐड करना चाहोगे तो कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। फोर्थ अगर आप ये भी ऐड करना चाहोगे क्लस्टर, कर सकते हो। आप फिफ्थ भी ऐड करना चाहोगे मल्टी स्टेज, कर सकते हो, ठीक है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ठीक है। तो कल क्या काम करेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स कर लेंगे। होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। हमने टर्मिनोलॉजी को पढ़ा और उसके साथ साथ हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, वेरी डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच।